सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 7 हल कर रहे हैं। खंड ए से सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें सवाल नंबर 1 जो दिया गया है वो दिया गया है बारंबारता बंटन में माध्य माध्यिका बहुलक के बीच में संबंध क्या होता है वो हमें बताना है। देखिए, माध्य माध्यक और बहुलक इन तीनों में संबंध कैसे बता सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा माध्यिका होता है वो हमेशा 3 माध्यिका बराबर होती है बहुलक प्लस 2 माध्य के। 3 माध्यिका हमेशा बराबर होती है बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होती है। ठीक है। अब इसमें ये संबंध वाला सवाल पहले भी बहुत बार आया है। इसमें हमें अगर किसी एक के बारे में पूछा जाए, जैसे बहुलक के बारे में या माध्य के बारे में, तो उसके बारे में भी हम निकाल सकते हैं। कैसे आइए वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे पूछा जाता है बहुलक के बीच में संबंध, तो हम क्या करेंगे, ये बहुलक है इसको हम अलग रख देंगे। बराबर के एक तरफ 3 माध्यिका है, ये बराबर से इधर कर लो चाहे इधर कर लो, एक ही बात है, दोनों तरफ बराबर ही तो है। अब हमें करना क्या, बहुलक को अलग रखेंगे, बराबर में 3 माध्यिका था। अब बहुलक के साथ जो प्लस में 2 माध्य है वो बराबर से उधर जाएगा, यानी बराबर से इस तरफ आएगा, वो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 माध्य। तो इस तरीके से हम इनको आगे पीछे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके संबंध को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे सवाल नंबर 2, यदि किसी बिंदु को भुज धनात्मक और कोटि शून्य है तो बिंदु स्थित किस पे होगा। देखिए, भुज और कोटि होता है, भुज होता है x, कोटि होता है y। अब देखो, इसके लिए समझने के लिए एक छोटा सा हम क्या है ग्राफिकल टाइप समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको पहले भी समझा था, इस प्रकार की ग्राफ जैसे होती है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस होता है। मान लीजिए ये 0 है, इसको यहाँ समझने में अच्छा समझ में आएगा। कैसे, ये कह रहा है सबसे पहले प्लस धनात्मक, तो प्लस होता है पॉजिटिव, x है, यानी कि x पे मान लो कोई भी 1 2 पॉजिटिव में कोई नंबर आ रहा है, हम मान लेते हैं 1 पे ही है, चलो। और कोटि यानी y वो 0 पे है, तो कोटि वाला मान किस पे है, 0 पे है। तो अब हमारे ये पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, हम पॉइंट 0 पे थोड़ा लगा सकते हैं। y वाला 0 हमने ले लिया, x वाला कितना है, 1 है, तो ये मान जो आएगा वो किस रेखा पे आने वाला है, कहाँ पे स्थित होगा, ये स्थित होगा x पर। कहाँ पर होगा, x पर। और किधर होगा, प्लस या माइनस, प्लस पर, क्योंकि माइनस वाला तो इधर आता है। तो ये हो गया x पे धनात्मक पर, x धनात्मक। दोबारा समझ लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम कोई भी बिंदु करेंगे। जैसे ये कह रहा है x तो धनात्मक यानी पॉजिटिव है, कोई भी नंबर हमने 1 ले लिया तो यहीं पे टिक करेंगे। y यानी कोटि 0 है, तो y का हमने 0 दे लिया। अगर 2 होता तो हम यहाँ जाते, फिर यहाँ पे ऐसे टिक करते। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर टिक करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं किस, ये बिंदु कहाँ पर स्थित है। ये बिंदु स्थित है x भुजा पर है, और वो भी प्लस की तरफ, माइनस की तरफ नहीं, तो x धनात्मक। आगे आ रहा है सवाल नंबर 2। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दे रखा है, और साइन घात 4 थीटा प्लस कोस घात 4 थीटा का मान हमें निकालना है। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले में क्या दिया गया, हमें दिया गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा तो है ही। अब ये माइनस का कोस थीटा अगर बराबर से इधर लाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा हो जाएगा। सिंपल वे में एकदम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। साइन था, ये माइनस का बराबर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और 0 तो कोई वैसे भी प्लस करने पे वैल्यू तो वही रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम टेबल बनाते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी, उसमें एक चीज देखते हैं कि साइन और जो कोस होता है ये बराबर कब आते हैं, कितने डिग्री के मान पे बराबर आएंगे। ये आते हैं 45 डिग्री के मान पे, दोनों बराबर आते हैं। तो अब बराबर है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे मान साइन 45 कोस 45 का हो थीटा की जगह। तो मान क्या आ सकता है, आइए वो समझते हैं। मान हो सकता है 1/√2 और 1/√2, तब ये दोनों मान बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था कि हम दोनों पद बराबर कुछ भी कर सकते, तो हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर कर लिया।
और ये इसलिए करें क्योंकि आगे आवश्यकता भी है। हालांकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पर अभी स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान आएगा 1 का स्क्वायर 1, अंडर 2 का वर्ग 2, 1 का स्क्वायर 1, अंडर 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब ये मान आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए था, जो दिया पूछा था, और पूछा हुआ हम क्या कैसे निकलेगा, इतना तो हमने निकाल लिया था, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें जो पूछा जा रहा है उसमें घात 4 है, तो हमारे पास घात 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्क्वायर का यहाँ पे हल करना पड़ेगा। फिर बीच में है प्लस, कोस हमारे पास स्क्वायर तो था अभी तक, ये था ना स्क्वायर, और इसको हमें अगर घात 4 बनाना तो एक और स्क्वायर की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा वही जो क्वेश्चन पूछा वो आ जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर तो हमने अभी निकाला था 1/2, उसका भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। कोस स्क्वायर भी हमने अभी निकाला था ये 1/2, इसका भी हमें स्क्वायर करना है तो कर देंगे। और ये पूरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन, घात आ जाएगी स्क्वायर स्क्वायर 4 थीटा, प्लस कोस आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर 4 थीटा, यानी कि जो हमारा पूछा गया था वो आ जाएगा, और उसके बराबर में हम आंसर निकाल रहे हैं। ये लीजिए, देखिए कैसे आएगा, ये तो चल ही रहा है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ये पावर है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का होता है 4, ये तो बराबर में आपका चलता रहेगा क्योंकि ये तो हमसे पूछा गया है। बराबर में उत्तर क्या आएगा वो देखो, जब प्लस माइनस हो तो बटे वाली संख्या का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4। हर बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसे आ जाती है। वैसे हमें पता है कि 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 1 ही आएगा। 4 का 4 में भाग 1, और 1 की गुणा 1 से 1 ही आने वाला है, सिंपल। और सामने था साइन की घात 4 प्लस में कोस की घात 4 थीटा, 1 और 1 आ गया 2/4, इसको हल कर दिया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और ये क्या किसके बराबर आया है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। हमसे यही पूछा गया था कि इसके बराबर में क्या मान आएगा, इसके बराबर में मान आ रहा है 1/2। तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। अब चाहे 1 नंबर का हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक हम इसे हल नहीं करेंगे तब तक पूरा आंसर हमें मिलने वाला नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कम नंबर के क्वेश्चन को हमें थोड़ा ज़्यादा ही डिस्क्राइब करना होता है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो उसको हम कर भी सकते हैं। सवाल नंबर 4, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, कितना वर्ग इकाई आएगा। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, वर्ग का मतलब क्षेत्रफल की नहीं निकलता है, आयतन होगा तो कब घन में निकलेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अर्धगोले का क्षेत्रफल नॉर्मली होता है 2πr², लेकिन हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, ये कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का। तो अर्धगोला कुछ इस आकृति में होता है, और उसका ऊपरी भाग जो होता है ये वृत्ताकार होता है, वृत्त होता है πr²। तो यहाँ पे देखेंगे ये 1πr², ये 2πr², दोनों में कॉमन आ गया πr², तो यहाँ पे बच गया 2, यहाँ πr² कॉमन, फिर प्लस यहाँ पे बच गया 1 और πr² कॉमन, तो आया कितना है 3πr²। तो ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, जो चीज़ें आती है सूत्र उनको गलत ना करें। कई बार शंकु में भी कुल पृष्ठीय पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ऊपर वृत्ताकार आकृति होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ऐड करना पड़ता है जब संपूर्ण, अन्यथा तो नॉर्मल जो कर्व यानी कि वक्र पृष्ठीय आए तो हमें सिंपल 2πr² हम लिख सकते हैं। आगे आ रहा है हमारा बंटन, इसका बहुलक बताना है। देखो मैंने आपको बताया था बहुलक के लिए हमें बंटन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो नंबर अधिक बार आ रहा है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं 3 1 बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है, 5 1 बार, 2 बार आ रहा है, तो अभी तक तो 3 ही है, 7 1 बार, 6 1 बार, 3 आई है, तो सबसे अधिक 3 आया, तो बहुलक क्या हो गया इसका 3। फिर आ रहा है सवाल नंबर 6, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है, ठीक है, और उसमें प्रथम पद है P, सार्वंतर है Q, उनका 10वां पद ज्ञात करो। देखिए 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें 10वें पद की एक
जो समीकरण वो बनानी होती है वो बनती है 10 प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो a है, अब n हमारा होगा 10वां पद, 10 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 9 और d। वैसे मैंने आपको सिंपल बता रखा है, जब भी आपसे ऐसा कोई पद पूछा जाए तो a प्लस जितना पद पूछा उसे एक कम कीजिए और d से गुणा कीजिए। अब a हमारा कितना था, a हमारा यहां पर दिया गया है p, कितना दिया गया है p, फिर है प्लस 9 और d हमारा कितना दिया गया है सार्वंतर q। तो हमें इस दिए गए तरीके के हिसाब से लिखना है, तो हमारा आंसर आएगा p प्लस 9, सॉरी d लिख दिया मैंने, d नहीं q आएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है समाप्त। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 1 नंबर के प्रश्न है, ठीक है, लेकिन हमें दिया गया किसी वृत्त के त्रिज्याखंड के उस वृत्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्याखंड में केंद्र बनने वाला कोण का माप लिखिए। देखो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है, वैसे आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि मान लीजिए एक वृत्त है और हमें दिया गया है कि वृत्त का एक त्रिज्याखंड है जो वृत्त का चतुर्थांश भी है। चतुर्थांश होता है इस प्रकार से 4 बराबर भागों में बांट देना केंद्र से होते हुए। तो ये चतुर्थांश मान लो एक चतुर्थांश है ये वाला, और ये एक त्रिज्याखंड कोई भी ले लो, सभी बराबर ही होंगे, क्योंकि जब हमें पता है कि केंद्र बिंदु से गुजरते हैं तो सब बराबर होते हैं, 2 व्यास। तो हमें क्या करना है कि पता है कि एक सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है और उसको बराबर कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4, 4 भागों में। तो हमारा आएगा 4 9 36 0। प्रत्येक जो एंगल आने वाला है वो कितने डिग्री का आएगा, 90 का। तो आप किसी भी तरफ जाएंगे और वो त्रिज्याखंड उसका कोण ही पूछा है तो कोण 90 ही आने वाला है। तो हम लिख देंगे कि एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। इसके लिए आप लिख दीजिएगा कि त्रिज्याखंड के उस वृत्त का चतुर्थांश, मतलब उस वृत्त का चतुर्थांश बना है तो इसीलिए त्रिज्याखंड के जो केंद्र का माप आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। आगे सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है, कोई घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता में दे रखी है, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो इसके अंदर एक चीज ध्यान देनी है कि हमें घटना घटित हो रही है और घटना घटित नहीं हो रही है, या नॉट ई नहीं भी लिख सकते, तो उनका योग एक ही आता है, ये हमने पहले ही बता रखा है। अब घटना घटित हुई वो हमें दे दी गई 0.7 और घटना घटित नहीं हो रही है, न होना, वो हमें पता नहीं है, बराबर में 1 है। तो घटना घटित न होना बराबर में 1 है, ये प्लस का 0.07 इधर आए किसका आ गया, माइनस का। तो घटना घटित न होना, देखिए 1 माइनस 0.7 ये तो नॉर्मल हम माइनस कर सकते हैं, आंसर आएगा 0.3। सवाल नंबर 2। इसी का सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है कि एक ठोस अर्धगोला दिया गया है और उसमें हमें क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे दिया गया, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। देखो हमने अभी कुछ क्षण पहले ही अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा था और उसमें मैंने समझाया भी था, जो हमारे पास कितना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल में आपको क्षेत्रफल दिया है 462 वर्ग सेमी स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, देखो 3 है, पाई की जगह हम पाई का मान रख देंगे, ठीक है, जो हमारे पास कितना है 22/7, त्रिज्या हमें पता नहीं है, बराबर में 462 है। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर को छोड़ेंगे, बाकी 462 है, जो भाग में संख्या वो गुणा में चली जाएगी और जो गुणा में वो चली जाएगी भाग में। अब इनको जो भी आपको हल करना है, गुणा या भाग हो रहे हैं और अंततः जो उत्तर मिलने वाला है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो कैसे होगा, देखिए 3 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3 एकम 3 बच गया 1, 16 हो गया, 3 5 15 बच गया 1, 12 हो गया, 3 चौक 12, 22 से 154 कट रहा है 7 बार, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया है 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 होते हैं 49, आर के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर लगेगा स्क्वायर रूट
और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और उत्तर था सेमी में। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ गई? 7 सेमी। ऐसे ही आगे हमें दे रखा है एक घन की भुजा की लंबाई हमारे पास है और हमें उसमें क्या करना है, विकर्ण की लंबाई बतानी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वर्ग होता है, उसके अंदर विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √2, यानी √2 की गुणा भुजा से करते हैं। घन में आते आते वो क्या हो जाती है, √3 हो जाती है, क्योंकि घन में फलक भी 6 होते हैं। ठीक है, तो घन की अगर विकर्ण हमें निकालना है तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 भुजा, यानी कि गुणांक भुजा। ठीक है, और ये घन का ही आपके विकर्ण है, तो हम लिख दें घन का विकर्ण। ठीक है, तो घन का विकर्ण हमारे पास है √3 और गुणा में भुजा, भुजा में कितनी दे रखी है, 5। अब हमें क्या करना है, √3 की गुणा 5 से करनी है। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हमें सिंपल कर सकते हैं 5√3 सेंटीमीटर। और अगर इसको पूरा पॉइंटों में आंसर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, √3 को पहले हल करना पड़ेगा। और उसके लिए सिंपल सा यही है कि हम एक तरीका कर सकते हैं कि या तो √3 का वर्ग विधि द्वारा जो वर्ग भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल होता है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, जो हमने कक्षा 8 में भी समझा था। या फिर सिंपल आप थोड़ा याद रख सकते हैं √2 √3 का मान, √3 का मान होता है 1.732। वैसे पॉइंटों में आगे चलता रहता है, पर हम पॉइंट के बाद नॉर्मली 2 या 3 नंबर निकालते हैं, तो 1.732 आप लिखकर छोड़ सकते हैं और उसके बाद दोनों की गुणा कर सकते हैं। और इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 दूना 10, कैरी 5 3 15, 1 16, 5 7 35 और 1 36.5 1 5 3 8 सेमी। क्योंकि हम यहाँ पर सेमी स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम क्षेत्रफल नहीं विकर्ण की लंबाई निकाल रहे थे। तो इस दोनों तरीके से हमारा आंसर करेक्ट होगा। आप यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं, पॉइंट में चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका हमारा करेक्ट रहेगा। आगे सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 3 का ये 5 पार्ट जो दिया गया है उसमें हमें दिया गया एक बारंबारता सारणी है, जिसमें बारंबारता संचयी बारंबारता है और हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बी और डी का मान ज्ञात करना है। तो देखो बी और डी आपको नज़र आ रहा होगा, ये बी है और ये डी है। इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए हमें इतना तो पता है बारंबारता और संचयी बारंबारता में हमें पता है कि पहला मान समान होता है, फिर संचयी बारंबारता में क्या होता है, हर मान ऐसे प्लस होता रहता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो संचयी बारंबारता का योग होता है वो हमारी बारंबारता का जो योग होता है वो संचयी बारंबारता के आखिरी पद के बराबर आ जाता है, क्योंकि इस प्रकार से प्लस चलते हैं इस प्रकार से, तो ये इसके बराबर आ जाता है। तो देखो पहला तो बराबर है 4, अब 4 में 5 प्लस करने पे 9 आएगा, तो आगे 9 में b प्लस करने पे 15 आएगा, 9 में b प्लस करने 15 आ जाएगा। तो b है ये 15, ये प्लस का 9 इधर है, किसका माइनस का आ जाएगा, b बराबर कितना आ गया 6, तो b का मान तो निकल गया। चलो अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से चलता रहेगा ये मान काम। 15 में 7 प्लस करेंगे तो 22 आएगा, 22 में 4 प्लस करेंगे तो 26 आएगा, कितना आएगा 26। 22 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 26, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है d। चलिए 22 प्लस 4 26 बराबर d, तो d का मान भी निकल गया। तो सिंपल सा, इसमें हमें कोई माध्य ज्ञात नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ b और d के मान ज्ञात करने थे, वो हमने कर लिया है। हमारा ये सवाल हो गया है कंप्लीट। सवाल नंबर जो आगे छठा दिया गया है, इसमें भी ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एक बंटन दिया गया है और उसमें बोला गया माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बतानी है। निम्न सीमा पता चल गई, L लोअर लिमिट। तो देखो बहुलक बताना तो एकदम आसान है। ठीक है, माध्यक के लिए हम देख लेते हैं। बहुलक के लिए तो हमें क्या करना है, अगर बहुलक के लिए हमें निम्न सीमा यानी L बतानी है तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि बारंबारता जो f होती है वो सबसे बड़ी आप देख लो, उसके सामने वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लोअर लिमिट ही हमारी यहाँ पर बहुलक की निम्न सीमा रहेगी। लेकिन माध्यक के लिए देखिए, माध्यक के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है,
CF यानी संचयी बारंबारता। और वो कैसे निकलेगी, यहीं पे हम निकाल लेते हैं CF। देखो पहला तो F और CF का पद बराबर रहता है, फिर हमें पता है कि 10 में आगे 15 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 में 12 ऐड करेंगे तो 37, 37 में 20 ऐड करेंगे तो 57, 57 में 9 ऐड करेंगे तो 66। अब हमें क्या करना है, माध्यक के अंदर बारंबारता का योग कर लो, चाहे जो CF होती है उसका आखिरी पद बराबर ही होता है। कंफ्यूजन हो तो हम देख सकते हैं कि 10 और 15 25 और 12 37 और 20 57 और 9 66, ये आ गया हमारा सिग्मा F 66, जिसको हम N भी बोलते हैं। तो माध्यक में हमें क्या करना होता है, N/2 करना होता है। तो N हमारा 66/2, तो कितना आया 33। अब हमें CF में 33 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है। बड़े काफ़ी मिलेंगे लेकिन जस्ट बड़ा कैसे मिलेगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये जस्ट बड़ा है 37। तो इसी के सामने वाला जो हमारा CI यानी कि वर्ग अंतराल है उसमें लोअर लिमिट देखनी है। तो माध्यक की निम्न सीमा कितनी आई है 37, 10। तो हमें यहाँ पे L बताने थे, दोनों की निम्न सीमा। हो गया है हमारा क्वेश्चन समाप्त। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 प्रायिकता से रिलेटेड है, तो वैसे भी आसान है। एक थैले में 3, 5 और 7 गेंदे हैं। तो सबसे पहले तो हम कुल परिणाम निकाल लेते हैं। कुल परिणाम हमारे पास कितना है, 3, 5, 8 और 7 15, ठीक है, 15 गेंदे, ये हमारा कुल परिणाम है। लेकिन अब आगे हमें क्या करना है वो देखना है। देखो आगे हमें यहाँ पर दिया गया है, इस थैले में से एक गेंद को निकालना है, निकाली गई गेंद काली नहीं हो। तो वो सिंपल तरीके से करना है, जब तो काली गेंद को छोड़ दो और लाल और सफेद वाली गेंद लेनी है। तो 3 और 7 हो गया 10, 10 बटे में कुल 15। तो 10 बटे 15 का मान निकालेंगे तो आएगा उत्तर हमारा 2/3। और अगर हमें पूरा तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता होना प्लस में प्रायिकता ना होना, सॉरी एक होता है योग, ठीक है। अब हम इस चीज में यहाँ पे देखते हैं कि प्रायिकता है, काली गेंद की पूछी है तो हम काली गेंद की प्रायिकता को निकाल लेते हैं। काली गेंद की प्रायिकता कितनी थी, काली गेंद की प्रायिकता यानी कि PE होने की प्रायिकता थी 5 बटे में कुल था हमारे पास 15, यानी कि 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होने की प्रायिकता हमारे पास है 1/3, प्लस में नहीं होने की प्रायिकता हमें पता नहीं है, बराबर में है 1। तो देखो नहीं होने की प्रायिकता बराबर में 1, और ये प्लस का 1/3 इधर है, किसका आ गया माइनस का 1/3। तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 लगा लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, 1 का 3 में भाग 3 और 3 के 1 से गुणा 3, 3 का 3 में भाग 1 और 1 की गुणा 1 से 1, तो 2 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2 और भाग में आ गया है 3। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। इन सवालों को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये प्रायिकता जितना आसान लग रही है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक अगर हम कर देंगे तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो ऐसे सवालों को थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे जो सवाल नंबर 8 दिया गया वो कह रहा है घनाभ की विमाएं यानी भुजाएं हमें दे रखी है 9, 8 और 6 सेमी क्रम से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों गुणा में। तो लंबाई हमारे पास है 9, चौड़ाई है 8, ऊंचाई है 6, तीनों को आप गुणा कर दो, गुणा करते हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 9 की 8 से करेंगे तो आएगा 72, 72, 72 की 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 दूना 12, 13 6 7 42 और 43, 432 और सेमी है, और ये आयतन है तो ये आएगा क्यूब यानी घन सेमी। तो जैसे मैंने कहा था बड़ा आसान है, सिर्फ फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 9वां, वो भी आसान है। इसमें हमें क्या करना है, माध्यिका निकालनी है। और माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं, निम्न संख्याओं का
देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उन संख्याओं को एक क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, क्रम में कैसे, छोटी पहले, जैसे इसमें हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है संख्या, यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या दिख रही है मुझे 5 ही है। अब 5 अगर अधिक बार है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, आपको पहले से पता है। 5 एक बार, 2 बार, तो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। संख्याएं जितनी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की 9 आनी चाहिए। फिर 5 के बाद है 6 एक बार 2 बार, उसके बाद आ रहा है 7 एक बार, उसके बाद आ रहा है 8 एक बार 2 बार 3 बार। हमारे पास संख्या की 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक संख्या हमारे पास रही है 10, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। माध्यिका में हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे पास सम है तो हम करते हैं बीच वाली संख्या लेते हैं n/2 करके, यानी संख्याओं की जितने अंक है उनको भाग में 2। विषम में है तो हम कर देते हैं n+1/2, यानी कि जितनी संख्याएं अंक है डिजिट उतना लिखा, उसमें 1 प्लस किया और 2 का भाग लगाया, यानी 9 और 1 10 में भाग 2 का करेंगे तो आएगा 5। पांचवी संख्या में देखनी है, पांचवी संख्या, ये 5 उत्तर नहीं है, माध्यिका में पांचवी संख्या देखनी होती है, वो भी आरोही क्रम में लिखने के बाद 1 2 3 4 5। पांचवी संख्या क्या है 7, तो माध्यिका कितनी आई है इसकी, इस सवाल की 7। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए। फिर आप देखिए सम में है तो n/2, विषम में तो n+1/2। जितनी संख्या आ रही है वो संख्या लेनी है, वो उत्तर नहीं होता है एक्चुअली, ये ध्यान रखना हमें पड़ेगा। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है, 2 पासों को एक साथ फेंकना है तो कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रायिकता है तो सबसे पहले 2 पासे ले लेते हैं, जिनमें 6 आए वो ध्यान रखना है, ऐसे तो बहुत आएंगे। देखिए 2 पासे है तो हमें 2 संख्या लिखनी पड़ेगी, एक इधर और कोमे से एक इधर। देखो पहली लाइन जो होती है ना उसमें हम लिखेंगे, देखिए एक तो पासे के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 2 पासे आप फेंकेंगे तो क्या क्या कितनी बार आ सकता है। एक तो जैसे हम देखते हैं, मैं आपको रफली समझा देता हूँ इस चीज़ के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पासे होते हैं ना हमारे पास, तो देखो सबसे पहले हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, और दूसरे में भी क्या आ सकता है 1, 0 तो आ ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि पहले 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, 1 आ जाए 3 आ जाए, पहले में 1 दूसरे में 4, फिर पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 और दूसरे में 6। तो अब दूसरे में हम देखते हैं अगली लाइन में, अब पहले में 1 तो सभी बार आ गया, अब 2 भी आ जाए, पहले में 1 आ जाए, फिर दूसरे में 2, दूसरे में भी 2, फिर दूसरे पहले में 2, दूसरे में 3, 2 4 2 5। अब अगर आपको समझ आ गया होगा कि यही हमें चलाना है कि पहले 1 सब में आ जाए, फिर 2 पहले वाले में आ जाए, 3 पहले वाले में, और पीछे वाले में देखिए बदलते जा रहे हैं अंक वैसे। जैसे अगली बार 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, ये 3 6 तक चलेगा हमारा। फिर अगले में 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, ये 4 6 तक चलेगा हमारा। फिर 5 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, ये 5 6 तक चलेगा हमारा। फिर 6 1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, ये भी 6 6 तक चलेगा। इससे ऊपर और इससे कम कुछ नहीं आ रहा है तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। एक लाइन में अगर 6 आ रहे हैं तो 2 में भी 6 12, 3 में भी 6 18, फिर 6 24, फिर 6 30, फिर 6 36, यानी कुल परिणाम कितना आने वाला है 36। तो कुल परिणाम हमारे सामने है। अब हमें 6 कम से कम आने की प्रायिकता देखनी थी, तो देखो इस बॉक्स में 6 आ रहा है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 1 और 6। दूसरे में हम देखते हैं 6 आ रहा है यहाँ पर, यानी 2 और 6। तीसरे में 3 और 6। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। जैसे मैंने बताया आपको 1 और 6 दोनों में से किसी में भी 6 आ जाए, और दूसरी बार हमने देखा था 2 और 6 आया था, तब आया था, फिर 3 और 6। तो अब हमें पता चलने लग गया है 4 और 6, 5 और 6। लेकिन अब हम कंफ्यूज होते हैं कि 6 और 6 करके छोड़ देते हैं, सर हो गया। सर अब ध्यान रखिए 6 वाली जो लाइन है जिसमें पहले में 6 और फिर 1 आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं 6 तो आ ही गया है। 6 और 2 आता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं 6 आ रहा है। देखो 6 एक तरफ ही आए, चाहे दोनों तरफ जरूरी नहीं है, दोनों तरफ आ रहा है तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 6 आना चाहिए। फिर 6 और 3,
6 और 4, 6 और 5। अब 6 और 6 ना लिखे क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूँ 6 और 6। अब आप देखना दोनों पासों में हमने जितने नंबर लिखे थे उनमें कहीं और 6 एक तरफ भी नहीं आ रहा है। तो अब हम देखेंगे टोटल कुल परिणाम तो हमारे सामने हमने पहले ही देख लिया कितना आया था, और इन सवालों के कुल परिणाम थोड़ा याद ही रखें आप, 36 था। अब देखिए 6 आया था एक बार, एक बॉक्स में, दो बॉक्स में, 3, 4, 5, 6 बॉक्स में, 7, 8, 9, 10, 11 बॉक्स में। तो हमें क्या पूछा गया था? 6 आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता थी 11, बट्टे में कुल अंक है 36, कट नहीं रहा है, तो यही हमारा क्या रहेगा? आंसर। आगे सवाल नंबर 11 में दिया गया है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। देखिए बेलन का ज्ञात करना है आयतन, तो उसका तो फॉर्मूला हम लिख देंगे और हमें कुछ करना नहीं है। और जैसे मैंने बोला था प्रश्नावली 12 या बाकी जो प्रश्नावली उनके सूत्र हमें याद रखने पड़ेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आयतन में कोई संपूर्ण कोई वक्र नहीं होता है। और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 12, बंटन हमें दिया बहुलक। बहुलक पहले ही पूछा गया था, बहुलक में हमें कुछ नहीं करना। और क्रम जो संख्या अधिक बार आ रही है वही बहुलक होती है। जैसे 3 2 बार है, 5 एक बार है, अभी तक 3 ही है अधिक, 7 एक बार है, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 2 बार था, 4 3 बार आ गया है, 2 एक बार है, तो 1 एक बार है, तो सबसे अधिक आया है 4। तो बहुलक हो गया 4। क्यों? क्योंकि ये बारंबारता सर्वाधिक है इसकी, यानी अधिक है। तो इस तरीके से मॉडल पेपर नंबर जो 7 है उसका खंड अ होता है कंप्लीट।